वाराणसी जिला कोर्ट। शोर, भीड़, वकीलों की काली कोट, चाय की दुकानें, ये रोज का दृश्य था। लेकिन गेट नंबर 2 के पास एक अजीब सी खामोशी थी। वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा रहता था, रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कभी भीख नहीं मांगता, कभी किसी से बात नहीं करता, बस बैठा रहता था। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो पाता कि उसकी आंखों में याचना नहीं थी। उसकी निगाहें हर सुबह आने वाली जजों की कारों को, वकीलों के हुजूम को और कोर्ट की फाइलों को ऐसे देखती थीं जैसे कोई जौहरी हीरे की परख कर रहा हो। दोपहर के 12 बजे, कोर्ट रूम नंबर 4। जज विक्रमजीत सिंह की अदालत में पूर्वांचल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड स्कैम की सुनवाई चल रही थी। करोड़ों का घोटाला। तभी जज विक्रमजीत सिंह को घुटन महसूस हुई। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर 2 आवारा कुत्ते उस बूढ़े के पास रखे खाने के पैकेट को छीनने की कोशिश कर रहे थे। अब नॉर्मल इंसान क्या करता? लाठी उठाता, कुत्तों को भगाता, अपना खाना बचाता। लेकिन उस बूढ़े ने अपना बचा हुआ खाना उठाया और धीरे से कुत्तों के सामने रख दिया। फिर उसने अपनी फटी धोती ठीक की, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और वापस बैठ गया। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन तनी हुई, नजरें सामने, दोनों हाथ घुटनों पर। ये बैठने का तरीका किसी आम भिखारी का नहीं था। ये पॉस्चर, ये शारीरिक भाषा जज विक्रमजीत सिंह को बहुत जानी पहचानी लगी। ये तरीका था एक ऐसे शख्स का जिसने सालों तक अदालती कार्यवाही में हिस्सा लिया हो। जज का माथा ढंका। अचानक जज विक्रमजीत सिंह ने मेज पर हाथ रखा। बाहर मंदिर की सीढ़ियों के पास जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें सम्मान सहित अंदर बुलाइए। सन्नाटा। पूरे कोर्ट रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। 2 कांस्टेबल बाहर गए। अरे बाबा उठो, साहब ने बुलाया है। बूढ़े ने अपनी लाठी उठाई और कांपते पैरों से खड़ा हुआ। जब वो कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, फटे कपड़े, नंगे पैर, धूल से सना चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने कटघरे और जज की ऊंची कुर्सी को देखा, उसकी आंखों की चमक बदल गई। उसने दरवाजे पर ही रुककर जज की कुर्सी को नमन किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अनुभवी वकील करता है। आप रोज यहां बैठते हैं? जज ने पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया। जी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये शब्द उसने इतनी सहजता और अधिकार के साथ बोला जैसे वो कल ही किसी केस की बहस करके निकला हो। जस्टिस विक्रमजीत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आपका नाम क्या है? बूढ़े ने एक पल के लिए आंखें बंद की। फिर उसने अपनी फटी हुई जैकेट की अंदरूनी जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली। उसमें से एक घिसा हुआ पहचान पत्र और एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकाला। जज ने जैसे ही उस कार्ड पर नजर डाली, उनकी आंखें फैल गईं। वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का पहचान पत्र था। जारी करने की तारीख 1982। नाम एडवोकेट हरिशंकर उपाध्याय। और साथ में थी एक पुरानी अखबार की कटिंग। प्रसिद्ध अधिवक्ता हरिशंकर उपाध्याय ने गरीब किसान को दिलाया ऐतिहासिक न्याय। सीनियर एडवोकेट हरिशंकर उपाध्याय, सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव। विक्रमजीत की आवाज में अविश्वास था। हरिशंकर जी ने अपनी नजरें झुका लीं। वो मर चुका है माय लॉर्ड। अब जो आपके सामने खड़ा है वो सिर्फ एक मुजरिम का पिता है। कोर्ट रूम में मौजूद वरिष्ठ वकील अपनी सीटों से खड़े हो गए। एक बुजुर्ग वकील पंडित रामेश्वर दयाल आगे आए। हरि भाई, क्या ये तुम हो? हमें तो लगा था कि तुम। हरिशंकर जी की आंखों से आंसू बह निकले। माय लॉर्ड, क्या मुझे 2 मिनट बैठने की इजाजत मिलेगी? मेरे पैर अब दलीलों का बोझ नहीं उठा पाते। जज ने तुरंत कुर्सी मंगवाई। उसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने वहां मौजूद हर पत्थरदिल इंसान को पिघला दिया। साल 2010 तक मैं इसी कचहरी का हिस्सा था। मेरा एक बेटा था, रोहित। मैंने उसे अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर पढ़ाया, उसे एमबीए करवाया। वो रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरा। मेरे नाम और मेरी इज्जत के दम पर उसने काशी ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने प्रोजेक्ट के नाम पर सैकड़ों लोगों से एडवांस पैसे लिए। लेकिन जिस जमीन पर वो प्रोजेक्ट बना रहा था वो विवादित थी। जब मामला बिगड़ने लगा और पुलिस जांच शुरू हुई तो रोहित फंसने लगा। कंपनी के सारे कानूनी दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी उसने मेरे नाम पर बनवा रखे थे। उस रात रोहित मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, पापा, मुझे जेल जाने से डर लगता है। मेरी नई शादी हुई है, आप बुजुर्ग हैं, कानून आपके साथ नरमी बरतेगा। बस एक बार ये इल्जाम अपने सिर ले लीजिए। मैं एक वकील था माय लॉर्ड। मैं जानता था कि धारा 420 और 406 के तहत मुझे क्या सजा हो सकती है। लेकिन उस वक्त मैं वकील नहीं, एक लाचार बाप बन गया। पुत्र मोह ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मैंने सोचा कि मेरा जीवन तो अब वैसे भी ढलान पर है, बेटे का जीवन बच जाएगा। मैंने कोर्ट में कबूल कर लिया कि सारी गलती मेरी थी। बेटे को बचाने के लिए मैंने अपनी वकालत, अपनी इज्जत, अपनी काली कोट सब कुर्बान कर दी। हरिशंकर जी को 5 साल की सजा हुई। वे नैनी सेंट्रल जेल भेजे गए। उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। लेकिन असली सजा जेल नहीं थी।
जब मैं साल 2016 में जेल से बाहर आया तो मुझे लेने कोई नहीं आया। मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा तो देखा वहां ताला लगा था और किसी और का नाम लिखा था। पड़ोसियों ने बताया कि रोहित ने सब कुछ बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की, नंबर बंद था। मैं अपनी ही दहलीज पर पराया हो गया था। पिछले 7 सालों से मैं इसी कोर्ट के बाहर बैठा हूं, इस उम्मीद में कि शायद कानून अपनी गलती सुधारेगा या शायद मौत मुझे रिहा कर दे। पूरा कोर्ट रूम निशब्द था, पिन ड्रॉप साइलेंस। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। जस्टिस विक्रमजीत सिंह ने गहरी सांस ली। एडवोकेट हरिशंकर जी, कानून अंधा होता है ये सुना था, लेकिन आज देख लिया कि कभी-कभी हम इंसान भी अंधे हो जाते हैं। आपने कानून का सम्मान किया, लेकिन कानून आपके साथ न्याय करने में चूक गया। जस्टिस विक्रमजीत ने तुरंत प्रभाव से उस पुराने केस को फिर से खोलने का आदेश दिया। मैं आदेश देता हूं कि इस मामले की फिर से निष्पक्ष जांच हो। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तत्काल एक विशेष जांच दल गठित करें। जरूरत पड़ने पर इंटरपोल की मदद ली जाए और भगोड़े रोहित उपाध्याय को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, ढूंढ कर लाया जाए। इसके साथ ही जज साहब ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से अनुरोध किया, हरिशंकर जी अब भिखारी नहीं हैं, ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। इनका पुनर्वास बार एसोसिएशन की नैतिक जिम्मेदारी है। वहां मौजूद हर वकील ने मेज थपथपाकर इस फैसले का स्वागत किया। जो वकील उन्हें कल तक पागल समझते थे, वो अब उनके पास आ रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। अगले दिन के अखबारों में हेडलाइन थी, बाप बना ढाल, बेटा निकला कपूत, जज ने किया न्याय का प्रायश्चित। सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी। पुलिस ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। विशेष जांच दल ने पुराने दस्तावेजों को खंगाला। पता चला कि रोहित नाम बदलकर दुबई में रह रहा था। भारतीय दूतावास और प्रत्यार्पण संधि के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। 3 महीने के भीतर रोहित को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। तारीख थी 12 मार्च 2024। वही कोर्ट रूम नंबर 4। हरिशंकर जी अब फटे कपड़ों में नहीं थे। उन्होंने एक साफ सुथरा काला कोट और सफेद बैंड पहन रखा था। बार एसोसिएशन ने सम्मानपूर्वक उनका लाइसेंस रिन्यू करवा दिया था। कटघरे में उनका बेटा रोहित खड़ा था, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, सिर झुकाए। सरकारी वकील ने साबित कर दिया कि असली मास्टरमाइंड रोहित ही था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। जज विक्रमजीत सिंह ने फैसला सुनाया, अभियुक्त रोहित उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, धारा 467 और माता पिता का भरण पोषण अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है। ये अदालत इसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही बेची गई पैतृक संपत्ति को पुनः हरिशंकर उपाध्याय के नाम हस्तांतरित करने का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। फैसले के बाद जब पुलिस रोहित को ले जा रही थी, वो एक पल के लिए रुका। उसने अपने पिता की तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका पिता आज फिर पिघल जाएगा। हरिशंकर जी ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा खालीपन था। उन्होंने धीमे से कहा, मैंने एक मुवक्किल को माफ किया था बेटे, लेकिन एक बेटे को माफ नहीं कर सकता जिसने पिता की आत्मा को मार दिया हो। आज मैं आजाद हुआ हूं और तुम अपनी करनी के कैदी बने हो। रोहित को ले जाया गया। कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शाम ढल रही थी। हरिशंकर जी कोर्ट से बाहर निकले। वो सीधे उसी हनुमान मंदिर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने माथा टेका। वो जगह जहां वो एक भिखारी बनकर बैठे थे, अब एक तीर्थ जैसी बन गई थी। जस्टिस विक्रमजीत सिंह उनके पास गए। हरिशंकर जी ने हाथ जोड़ लिए। माय लॉर्ड, आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। जज विक्रमजीत मुस्कुराए। नहीं सर, आपने हमें सिखाया है कि न्याय केवल कुर्सी पर बैठकर नहीं, कभी-कभी कचहरी की सीढ़ियों पर बैठकर भी तपस्या की तरह किया जाता है। वाराणसी की हवाओं में आज भी लोग इस कहानी को दोहराते हैं। लोहता मोहल्ले में हरिशंकर जी का पुश्तैनी घर फिर से आबाद हो गया। उन्होंने अपनी वकालत फिर शुरू की, लेकिन पैसे के लिए नहीं। अब वो उन लाचार माता पिता का केस मुफ्त में लड़ते हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। ये कहानी सिर्फ एक वकील और एक जज की नहीं है। ये कहानी एक चेतावनी है और एक सबक भी। चेतावनी ये कि पाप चाहे कितना भी चतुराई से किया जाए, उसका अंत सुनिश्चित है। और सबक ये कि जीवन में आप पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब कमा सकते हैं,
लेकिन अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान खो दिया तो आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, वे देर सवेर आपकी गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन कर्म के हाथ उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं। वाराणसी के घाटों पर गंगा आज भी बहती है और कचहरी के उस मंदिर की सीढ़ियां आज भी गवाह है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं।